दोस्तों नमस्कार। मैं अभय सिंह बोधिसत्व क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने जैसा कि पहले आप सबको पता है कि हमने ज्योग्राफी के प्रश्नों को हल करने की एक सीरीज चलाई थी। उस सीरीज में आगे के प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। सीरीज जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक सीरीज है और भविष्य में प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा एवं कैंप कैमोरीन के मध्य स्थित है? तो सबसे पहले कृष्णा नदी किधर है? भारत के ईस्ट में है कृष्णा नदी। तो ऑप्शन दे रखा है कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार, मालाबार तट, कोंकण तट। तो सबसे पहले पश्चिमी तटों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पश्चिम में जो सबसे दक्षिण में तट है यानी केरल का जो तट है, इसे हम क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। ठीक है। उसके ऊपर जो कर्नाटका का तट है, कर्नाटक राज्य का जो पूरा तट है, उसे क्या कहते हैं? कोंकण तट। ठीक है। बाकी बचा उत्तरी सरकार कृष्णा नदी और उड़ीसा महानदी के मध्य जो है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार। प्रश्न में पूछा गया है कृष्णा और कैमोरीन। कैमोरीन कहाँ है? भारत के सबसे साउथ में है। तो कृष्णा और कैमोरीन के मध्य में है कोरोमंडल तट, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों के उत्तरी भाग जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है कर्नाटका तट, मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट। तो जाहिर है कोरोमंडल तट भारत का पूर्वी हिस्से में था। मैंने अभी बताया कोरोमंडल तट जो है कृष्णा नदी के दक्षिण में और कैमोरीन तक है, एक कोरोमंडल तट है। ठीक है। दूसरा मालाबार तट जो है भारत का केरल के किनारे है। कर्नाटका तट ए रहा और कोंकण तट ए रहा। तो कोंकण तट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी सैंडल पीक है और इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, सैंडल पीक ही ऑप्शन हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को पृथक करता है। लक्षद्वीप और मालदीव को जो है 8 डिग्री चैनल। भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पांचवें प्रश्न चलते हैं। बैरन द्वीप अवस्थित है। बैरन द्वीप आपको पता है कि भारत का एकमात्र ज्वालामुखी द्वीप है और भारत का एकमात्र ज्वालामुखी जो है वह बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार जो द्वीप की सीरीज है उसमें कहीं पर है। तो बंगाल की खाड़ी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, राम सेतु यानी एडम ब्रिज शुरू होता है तो भारत के धनुष कोंढी से जो है राम सेतु शुरू होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? प्रवाल आपको पता है कि यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले जीव हैं जो कि भारत के लक्षद्वीप में, भारत के मन्नार की खाड़ी में, भारत के कच्छ की वाले हिस्से में और अंडमान में भी पाए जाते हैं थोड़े बहुत, पर अधिकांश मात्रा में पूरा का पूरा द्वीप ही प्रवाल से बना है, तो वो है लक्षद्वीप। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीपों की श्रेणी में आता है? तो भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप में इन चारों में जो लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप है ये सबसे दूर अवस्थित है। तो मिनिकॉय ऑप्शन हो जाएगा जो कि 2013 यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा गया है। अगला है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य अवस्थित, देखिए एलिफेंटा द्वीप और नहीं हो सकता,
निकोबार द्वीप नहीं हो सकता, क्योंकि निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। रामेश्वरम द्वीप और सालसेट, सालसेट द्वीप जिस पर मुंबई शहर स्थित है, वो भी नहीं हो सकता। एलिफेंटा जो है सालसेट के बगल में ही है, तो यह भी नहीं हो सकता। भारत और श्रीलंका के मध्य रामेश्वरम द्वीप है, और यही रामेश्वरम द्वीप से धनुषकोडी, रामेश्वरम द्वीप के आखिरी छोर धनुषकोडी से भारत और श्रीलंका के बीच पंबन द्वीप है। पंबन द्वीप पर है यह। अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप, तो जाहिर है सालसेट, क्योंकि मुंबई शहर इसी पर स्थित है, और मुंबई शहर जो है, मुंबई शहर की जनसंख्या अंडमान लक्षद्वीप और मालदीव से बहुत अधिक है, तो सालसेट द्वीप जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कोरीक्रीट निवेशिका स्थित है। कोरीक्रीट निवेशिका भारत और पाकिस्तान के बीच जो है बॉर्डर को लेकर इशू शुरू हुआ था, कोरीक्रीट निवेशिका को लेकर ही। तो यह है कच्छ के रण में। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है 13वां नंबर, निम्न वाक्यों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है ये हमें निकालना है, देखना है। पहला प्रश्न, पहला वाक्य है कि मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है। मध्य प्रदेश की सीमा 7 नहीं 5 राज्यों से लगती है, तो ये तो हो गया गलत, पहला हो गया गलत। दूसरा है भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, भोपाल जो है कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, यह भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं लगती, बिल्कुल गलत है, क्योंकि पंजाब की सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है, पंजाब की जो उत्तरी सीमा है वो जम्मू से लगती है। और चौथा ऑप्शन है कि अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, यह भी गलत है, अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क है। तो प्रश्न के हिसाब से चारों जो ऑप्शन है वो गलत हैं, तो इसका कोई उत्तर सही नहीं होगा। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, क्योंकि पहले नंबर पर राजस्थान है, आपको पता ही है, पहले नंबर पे राजस्थान है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, और चौथे नंबर पर यूपी है, तो चौथा हो जाएगा यूपी। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय, जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय, तो जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर कौन है? उत्तर प्रदेश। और दूसरे नंबर पर कौन है जनसंख्या की दृष्टि से? महाराष्ट्र। और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है, तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन में महाराष्ट्र यानी कि डी। ठीक है, उत्तर प्रदेश पहला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा, और जनसंख्या की दृष्टि से पहला। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा, और जनसंख्या की दृष्टि से 5वें नंबर पर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, छत्तीसगढ़ की सीमा किससे नहीं लगती है? तो छत्तीसगढ़ की सीमा उड़ीसा के साथ लगती है, बिल्कुल उड़ीसा तो लगा रहेगा। छत्तीसगढ़ की सीमा आंध्र प्रदेश बिल्कुल लगती है, छत्तीसगढ़ की सीमा महाराष्ट्र से भी लगती है। छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार से इसलिए नहीं लगती क्योंकि बीच में उसके झारखंड, और उसकी सीमा उससे नहीं लग पाती, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बिहार के साथ। 16वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 2 राज्य की सीमाएं, 3 राज्य की सीमाएं, 4 राज्य की सीमाएं और 5 राज्य की। तो सोनभद्र को सबसे पहले बिहार टच करता है, दूसरे नंबर पर झारखंड टच करता है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ टच करता है। उत्तर प्रदेश का जो आखिरी जिला है सोनभद्र, यहाँ बिहार टच करता है, थोड़े हिस्से में झारखंड टच करता है, छत्तीसगढ़ टच करता है, और एमपी तो टच करता ही है। इधर एमपी है, इधर छत्तीसगढ़ है, इधर झार झारखंड है, और इधर बिहार है, तो ये 4 जो है टच करते हैं, तो 4 हो जाएगा ऑप्शन। 17वें का जो आंसर हो जाएगा वो 4 राज्यों की सीमाएं टच करती हैं सोनभद्र से। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? तो तेलंगाना राज्य की सीमा झारखंड से कहीं लगेगी?
पहला तो कैंसिल हो जाएगा। तेलंगाना राज्य की सीमा देखिए, आंध्र प्रदेश दे रखा है, कर्नाटका दे रखा है, महाराष्ट्र दे रखा है, छत्तीसगढ़ दे रखा है। तो छत्तीसगढ़ से तेलंगाना लगता है, कर्नाटका से तेलंगाना। चलिए आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश से तो नहीं लगता, पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा। मध्य प्रदेश से नहीं लगता है क्योंकि महाराष्ट्र है उधर। यहाँ छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश दे रखा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से तो लगेगा ही क्योंकि उसी से बटा हुआ है, कर्नाटका से भी लगता है, महाराष्ट्र से भी लगता है, और छत्तीसगढ़ से भी लगता है। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, तेलंगाना की सीमा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही है। राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसके बारे में कुछ कथन दिया गया है और पूछा गया है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहला कथन है कि यह विश्व का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल है। बिल्कुल सही, यह विश्व का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल है। दूसरा है, यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है। बिल्कुल सही, यह भी सही है। जो राजस्थान का रेगिस्तान है वह कभी टेथिस सागर का हिस्सा हुआ करता था। तो प्लेस्टोसीन टाइम पीरियड तक या उसके पहले से, जब टेथिस सागर पे नदियों द्वारा लाए गए मलबे का जमाव होता चला गया और टेथिस सागर पीछे हटता चला गया, तो तभी से इसका निर्माण होना शुरू हो गया है। तो प्लेस्टोसीन टाइम पीरियड के बाद से, यानी कि हेलोसीन में जब मानवीय चीज़ें वो होने लगी, तभी इसका निर्माण हुआ है। तो ये भी सही है। तीसरा, यहाँ केवल 40 से 60% कृषि हेतु उपयुक्त है क्षेत्र। यह भी सही है बिल्कुल, क्योंकि रेगिस्तानी है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जल की उपलब्धता, जल होकर भी यहाँ सिंचाई जल्दी हो नहीं पाती। और इंदिरा गांधी नहर की वजह से उसके आसपास के क्षेत्र कृषि योग्य हुए हैं, यानी उनकी मात्रा में वृद्धि हुई है। चौथा है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। यह भी सही है, क्योंकि जब हम जल की व्यवस्था, इंदिरा गांधी नहर जैसी व्यवस्थाएं कर लेते हैं तो बोए गए क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है। तो जो पशुओं के लिए चारागाह क्षेत्र पहले थे बड़े, अब वो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। तो यह भी सही है, यानी चारों कथन सही है, ऑप्शन डी। 20वें प्रश्न पे चलते हैं, मिलाना है। तो असम की राजधानी दिसपुर है, ये तो सही है। असम की राजधानी दिसपुर है। नागालैंड की राजधानी तो कोहिमा है, तीसरे नंबर पे मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, चौथे नंबर पे मिलेगा। मेघालय की राजधानी शिलांग है। तो कौन सा मिल रहा है, केवल ए मिल रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक झीलें हैं। सबसे अधिक झीलें किस प्रदेश में हैं। जाहिर है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक झीलें हैं। उसके बाद किस में है, महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अभी झीलों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। अगले प्रश्न में चलते हैं, तमिलनाडु पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित विभाजित पाया जाता है। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर सरकार बनाई जाती है, विधानसभा भी है। तो पुदुचेरी जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल राज्य में फैला हुआ है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल राज्य में फैला हुआ है पुदुचेरी। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ियों जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है। उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पहाड़ी और जंगली क्षेत्र में कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है। तो मंगोलायड जो हैं वहाँ पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। मंगोलायड प्रजाति के, जो चाइना के लोग हैं या फिर मंगोलिया के लोग हैं, मंगोलायड टाइप के हैं। और वही टाइप जो है नॉर्थ ईस्ट के लोग भी वही टाइप के होते हैं, इसलिए मंगोलायड टाइप के। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा एक जनजाति
प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड भारत के गोंड जनजाति हैं। गोंड जो मध्य भारत में रहती हैं, गोंड संस्थाल, ये सभी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जारवा जो अंडमान में रहता है, कुकी जो कि मणिपुर में रहता है, थारू जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में रहता है। ये सभी जनजातियां हैं भारत की। गोंड भी एक जनजाति है जो कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड टाइप की है। तो प्रजातियों के कई प्रकार दिए गए हैं। टेलर महोदय कई प्रकार बताते हैं। 7 प्रकार टेलर बताते हैं, जिसमें एक प्रोटोस्टेलाइड भी हैं, और गोंड जो है प्रोटोस्टेलाइड टाइप के ही पाए जाते हैं। अगला है, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? दीपावली को शोक के रूप में इसलिए मनाती है क्योंकि वो अपने जो राजा है वो रावण को मानती है। तो ये है थारू जनजाति। थारू जो कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, कुछ हिस्सों में उत्तर प्रदेश के, वो जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? अभी मैंने बताया उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इन्हीं दो राज्यों में थारू जनजाति पाई जाती है। ज़्यादातर तो उत्तराखंड में पाई जाती है। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धौलाधर श्रेणी की उप प्रमुख जनजाति है? धौलाधर श्रेणी, गद्दी। गद्दी जो है धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है, क्योंकि धौलाधर श्रेणी में ग्रीष्मकाल में तो ये श्रेणी के ऊपर चले जाते हैं पहाड़ी भागों में बकरियों को चराने के लिए, लेकिन शीत ऋतु में जब वहाँ पे बर्फबारी होने शुरू हो जाती है तो नीचे चले जाते हैं। तो ये गद्दी जनजाति जो है वह धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। ऋतु प्रवास, वही अभी मैंने बताया कि ऋतु प्रवास करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में ऊपर चले जाते हैं और शीत ऋतु में नीचे चले जाते हैं। तो वो कौन है? वो जो पहाड़ी हिस्सों में रहते हैं। अभी इन ऑप्शनों में पहाड़ी हिस्सों में रहने वाले भूटिया हैं, तो भूटिया जो है ऋतु प्रवास करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। गारो और खासी भाषा बोलने वाले, भाषा की बात कर रहा है। पहाड़ियाँ गारो और खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? मेघालय में पाई जाती हैं, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ। और गारो खासी जो भाषा है वह बोलने वाले कौन है? गारो खासी भाषा वाले मेघालय में है, क्योंकि पहाड़ियाँ वहीं हैं तो उसी भाषा को बोलती हैं। अगला है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? देखिए, लेप्चा जो है वह केरल में नहीं पाई जाती, क्योंकि यह नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी भागों में पाई जाती है। डफला भी नहीं पाई जाती है, डाफर भी नहीं पाई जाती है। चेंचू जो है यह केरला में पाई जाती है, तो चेंचू ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? बहुपति यानी कई तो पति रखते हैं, एक पत्नी कई पतियों को रख सकती है। तो टोडा जनजाति का आपने नाम सुना होगा। टोडा जनजाति जो है मूल रूप से दक्षिण भारत के नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। और नीलगिरी की पहाड़ियों में टोडा जनजाति जो पाई जाती है, इसमें एक स्त्री कई पतियों को रख सकती है, ये इसलिए बहुपति विवाह फेमस है यहाँ पर। तो यह हो जाएगा टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में। अगला प्रश्न है, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? सरहुल त्योहार मनाती है मुंडा जनजाति। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है? थारू है, बताया था। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है? थारू। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जो जनजाति है भारत की वह कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है भील तो नहीं है, थारू भी नहीं है, गोंड जो है वह पूरे भारत में फैली हुई है, इसलिए भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड हो गई। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है, मैंने अभी बताया टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है?
अरावली कहाँ है? टोडा जनजाति मैंने बताया नीलगिरी में पाई जाती है, और नीलगिरी जो है तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के बॉर्डर पे है, मुख्य रूप से तमिलनाडु में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। अरावली राजस्थान में है, तो ये गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पाई नहीं जाती, उत्तर प्रदेश में पाई नहीं जाती, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अरावली जो है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तमिलनाडु। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, झूमिंग करते हैं, यानी झूमिंग एक तरह की कृषि पद्धति होती है जिसे पहले जंगलों को जलाया जाता है, फिर उसे साफ किया जाता है, और फिर वहाँ पे खेती की जाती है। कुछ समय खेती करने के बाद जब उर्वरक क्षमता उसकी कम हो जाती है, ज़मीन की उर्वरक क्षमता कम होने लगती है, तो उस जगह को छोड़ करके लोग दूसरे जंगल में जाते हैं, जंगल के हिस्से में जाते हैं, और उसे फिर कटाई करते हैं, और फिर जलाते हैं, फिर उसको प्लेन करके वहाँ खेती करते हैं। तो इस तरह की जो पद्धति है वह खासी में होगी, गारो खासी जनती है। मेघालय में जो पहाड़ी हिस्से हैं वहाँ ऐसी खेती हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगी झूमिंग खेती के लिए, वो सही होगी। प्रश्न नंबर 37 है, क्या भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार क्या है? जनजातियां कैसे निर्धारित होती हैं? तो जनजातियों के लिए सबसे पहले तो है सांस्कृतिक विशेषीकरण, उनका कुछ स्पेशलाइजेशन होगा, और दूसरा क्या है? विभिन्न आवास, उनके आवास भी अलग अलग होंगे। तो ये दो चीज़ें होंगी। सामाजिक रीति रिवाज तो जनजातियों में अलग अलग होता है, पर पिछड़ी रीति रिवाज होता है तो होता है। भाषा और बोली, ये कोई प्रश्न, ये कोई उत्तर नहीं होता है जनजाति निर्धारण करने का। और आर्थिक स्तर तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि सभी जनजातियों के आर्थिक स्तर लगभग ही बहुत ही नीचे होते हैं, तो ये तो कारण होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। जनजातियों के निर्धारण करने के लिए क्या होगा? सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। 28 नंबर का प्रश्न है कि 38 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जारवा जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है? आपको पता होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से जारवा जनजाति भी एक है, और ये कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा जनजाति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। झूमिंग करते हैं, झूमिंग कौन करते हैं? फिर वही प्रश्न आ गया, खासी। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? फिर वही प्रश्न आ गया, सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। माफ करिएगा, ये प्रश्न रिपीट हो गए हैं, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तमरिया जनजाति तमरिया जनजाति भारत के झारखंड राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। तमरिया कहाँ पाई जाएगी? झारखंड राज्य में। आर ओ यारो 2021 में पूछा गया सवाल है कि तमरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो तमरिया जनजाति झारखंड में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानते हैं? तमरिया, अगरिया, ये सब कहाँ है? झारखंड में। और अगरिया जनजाति लोहासुर को कौन अपना देवता मानते हैं? उत्तर प्रदेश पीसीएस 2016 में पूछा गया प्रश्न है। गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी जो है अपने रास्ते को बदलती नहीं है जब उसके रास्ते में पर्वतों का निर्माण हुआ तो। ठीक है, जैसे मान लीजिए गंगा नदी जो है महान हिमालय से निकलती है जब, तो महान हिमालय से निकलने के बाद अपने रास्ते पे बह रही है, और उसके रास्ते में लघु हिमालय और शिवालिक का निर्माण हुआ। पर गंगा नदी ने अपने रास्ते को बदलने के बजाय अपने उसी रास्ते को फॉलो किया और लघु और शिवालिक हिमालय को काटा, यानी कि पूर्ववर्ती जिस रास्ते से वो बह रही थी पूर्व में, उसी रास्ते से वो बहती रही, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ववर्ती नदी। अनुवर्ती नदी मतलब स्लोप का सहारा ले, यानी अगर उसके रास्ते में उत्थान होता है तो उसके किनारे से वह उस ढाल का सहारा लेके बहे। पर गंगा नदी कैसी है? उसने लघु हिमालय और शिवालिक को काट करके आगे बढ़ा है, तो पूर्ववर्ती नदी कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनें।
देवप्रयाग, देवप्रयाग कहाँ है? उत्तराखंड में। अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। तो ये पहला तो सही है कि देवप्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथियों के संगम का स्थान है। दूसरा है रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम का स्थान है, यह भी सही है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है। और चौथा है केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ, ये पीठ लिखा हुआ है, पीठ हो गया है, पीठ के रूप में माना जाता है। तो केदारनाथ के बजाय, केदारनाथ के जगह बद्रीनाथ, बद्रीनाथ होगा। तो केदारनाथ तो गलत हो गया, जो शंकराचार्य ने पीठ स्थापित किया वो बद्रीनाथ में किया है, तो ये हो गया गलत। और तीसरा अलकनंदा जो है बद्रीनाथ से बहती है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। देवप्रयाग में जो है अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं। रुद्रप्रयाग में, माफ करिएगा, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां मिलती हैं। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलती हैं। और अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। और केदारनाथ शंकराचार्य द्वारा स्थापित नहीं है बल्कि बद्रीनाथ है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा, अभी वो प्रश्न आया था भागीरथी और अलकनंदा। ऑप्शन नंबर ए जो है भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दे, देवप्रयाग। तो दोस्तों आज बस इतना ही। और अगर आप लोगों को हमारा ये जो प्रयास है वो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, तथा अपने कमेंट के द्वारा हमें बताएं कि हमें और क्या सुधार करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।